जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू को खत्म करा था और आप सबों का डिमांड था कि गुरुजी अब केमिकल रिएक्शन को एक बार पढ़ा दिया जाए ताकि हम लोगों को इसका अच्छा कंसेप्ट मिल जाए। मेरे मित्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में केमिकल रिएक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका अभिक्रियाओं के प्रकार से पूछे गए हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनका ये शिकायत हमेशा बना रहता है कि गुरुजी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के लक्षण क्या होते हैं, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये सब चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले इन सारे चीज़ों का थ्योरी करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और फिर जो आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले सेशन से डिस्कस कर लेंगे ताकि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कंसेप्ट आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पहले बेसिक जानकारियों को समझ लेंगे और फिर आपको समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हैं, जो कि आपका क्वेश्चन के माध्यम से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपका जो पहला पॉइंट है वो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दूसरा पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन की क्रियाविधि क्या होती है। तीसरा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन के लक्षण क्या सब होते हैं और चौथा पॉइंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है और पांचवा पॉइंट है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन से। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सीधे शब्दों में क्या कहते हैं कि गुरुजी केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है तो इसमें भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि ये एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है तो भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या फिर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तब इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन तो हमारे बुक में भी था, इसको हम लोग सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? मेरे मित्र, ये डेफिनेशन बताने का मेरा मकसद ये था कि आप सिर्फ इतना समझ पाओ कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें क्या बनता है, आपको एक नया पदार्थ बनता है। ध्यान दीजिएगा, आप सबों के घर में क्या बनता है? भात बनता है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में जो भात बनता है तो पहले क्या किया जाता है तो चावल को पानी में दिया जाता है और फिर उसको क्या कर दिया जाता है गुरुजी, गर्म कर दिया जाता है और ये आपका क्या बन जाता है? भात बन जाता है। ध्यान दीजिएगा कि चावल और भात दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है? आप कहते हैं सर अलग होता है। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि भात को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बॉइल्ड राइस कहते हैं, जबकि चावल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग राइस कहते हैं। तो जरा सा आप ये बताओ कि चावल और भात दोनों का गुण समान है क्या? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, इस दोनों का गुण कभी भी समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चावल जब कच्चा होता है तो ये कैसा होता है? कठोर होता है, जबकि जैसे ही ये भात बन जाता है तो ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो चावल से भात बन रहा है वो हमारा क्या है? एक नया पदार्थ है। और फिर आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी भात से हम लोग फिर चावल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो आपका चावल से भात बन रहा है क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जिसके वजह से आपको नया पदार्थ भात के रूप में देखने को मिल रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां पे हमको क्या मिलेगा? नया पदार्थ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नया पदार्थ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो हमारा नया पदार्थ होगा उसका मूल पदार्थ से गुण क्या होगा? मूल पदार्थ से गुण क्या होगा? आप कहेंगे अलग होगा। मूल पदार्थ से गुण क्या होगा? अलग होगा। मेरे मित्र, आप सभी ने बचपन में केमिकल चेंजेस भी पढ़ा होगा।
आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें हमेशा क्या होता है, भिन्न गुण वाले नया पदार्थ बनते हैं और जो पदार्थ बनता है उसको फिर से उसको मूल रूप में नहीं लाया जा सकता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका रासायनिक चेंज में होता है वही चीज आपको कहां पे देखने को मिलता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जिस तरह रासायनिक परिवर्तन में हमको नया पदार्थ देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो पदार्थ होता है उसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल ही भिन्न होता है, ठीक उसी तरह हमको रासायनिक अभिक्रिया में भी देखने को मिलता है। तो हम ये बड़े ही सरलता से कह सकते हैं कि जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जहां भी केमिकल चेंज होगा, वहां पे क्या हो रही होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, या फिर जहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी वहां पे क्या हो रहा होगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। आप कहेंगे कि क्या सर रासायनिक अभिक्रिया का सिर्फ यही एक एग्जांपल है? बहुत सारे एग्जांपल है। आपके शरीर में जो भोजन पचता है वो किसका एग्जांपल है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है। साथ ही साथ जो फल पक जाता है वो किसका एग्जांपल है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है। साथ ही लोहे पे जो जंग लग जाता है ये किसका एग्जांपल है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब लोहा को नमीयुक्त वायु में छोड़ा जाता है तो लोहा ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके क्या कर लेता है, अपने ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर जमा लेता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चावल का भात में बदल जाना, हमारे शरीर में भोजन का पच जाना, लोहे पे जंग लग जाना, या फिर फलों का पकना, दैट्स ऑल आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे क्या होगा, आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन होगा, और जहां भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा आप कहेंगे गुरुजी वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। उम्मीद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को आप समझ पाए होंगे। मेरे मित्र आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, हम लोग कैसे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके बीच में होगी? तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जहां भी होगी तो वहां पे आपको 3 कंडीशन देखने को मिल सकता है। या तो रासायनिक अभिक्रिया 2 तत्व के बीच में हो रहा होगा, या फिर रासायनिक अभिक्रिया 2 यौगिकों के बीच में हो रहा होगा, या फिर रासायनिक अभिक्रिया एक तत्व या एक यौगिक के बीच में हो रहा होगा। आप कहेंगे सर इसको हम कैसे समझेंगे? सरल रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि आप सभी बात करते हो कि गुरुजी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है? आप कहते हैं कि ये सर H2O बना लेता है, यानी कि वाटर बना लेता है। आप सभी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, तो आप कहेंगे एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, आप कहेंगे एलिमेंट है। और ये दोनों मिलके क्या बना ले रहा है, तो सर वाटर बना ले रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। और जबकि आपका जो इन दोनों के अभिक्रिया से वाटर बना है इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी को तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। फर्क सिर्फ हमको इतना याद रखना है, यहां पे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वो 2 तत्व के बीच में हो रहा है। काहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा कि आपका अगला है 2 यौगिकों के बीच अभिक्रिया। आप कहेंगे सर यौगिक के बीच में अभिक्रिया कैसे होगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पर पानी डाला जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पे आपका वाटर डाला जाता है, तब ये क्या बना लेता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी कि CaOH2 बना लेता है। आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है। वाटर क्या है, आप कहेंगे यौगिक है। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक और वाटर के यौगिक दोनों मिलकर के क्या कर ले रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है। यहाँ पे आपका किसके किसके बीच में अभिक्रिया हो रहा है, आप कहेंगे 2 यौगिकों के बीच अभिक्रिया हो रही है। आप कहेंगे कि चलो सर इसको भी हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि एक तत्व या एक यौगिक के बीच में कैसे अभिक्रिया होगी? तो मेरे मित्र जब आप ये कहते हैं कि गुरुजी जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर ले यहाँ पे लोह धातु की यानी कि Fe की बात कर ले और इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करा दें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो अभिक्रिया होगा इसमें हमारा क्या बनेगा, तो फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 बनेगा और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो लोहा है वो क्या है, आप कहेंगे एक तत्व है। और ये जो आपका H2SO4 है ये क्या है, तो आपका एक यौगिक है। और अभिक्रिया किसके किसके बीच हो रही है, आप कहेंगे कि तत्व और यौगिक के बीच हो रही है।
तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा वहां पे हमको 3 कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। या तो रासायनिक अभिक्रिया 2 तत्व के बीच हो रहा होगा, या रासायनिक अभिक्रिया 2 यौगिक के बीच हो रहा होगा, या रासायनिक अभिक्रिया 1 तत्व या 1 यौगिक के बीच हो रहा होगा। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमने कहीं पे पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है ताकि जितने भी एलिमेंट है वो अपना क्या कर सके, ऑक्टेट पूरा कर सके, यानी कि अष्टक पूरा कर सके। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं किस चीज के लिए, सेटल होने के लिए, तो हम लोग का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है कि हमको उसके जैसा बनना है। ठीक उसी तरह जब हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में जितने भी तत्व हैं वे सभी के सभी क्या चाहते हैं कि हम नोवेल गैस जैसा बने, यानी कि अक्रिय गैस जैसा बने, ताकि हमारा भी ऑक्टेट क्या हो, पूरा हो, अष्टक हमारा भी क्या हो, पूरा हो, और साथ ही साथ हम भी क्या कहलाएं, स्टेबल कहलाएं। और इसी स्टेबल करने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या करते हैं, नया गुण वाला पदार्थ बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए और उसका अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, और आपका ये बात यहां तक तो लागू होता है कि जब 2 तत्व आपस में रिएक्ट करेगा तो अपना वैलेंसी पूरा करने के चक्कर में वो क्या करेगा, तो सर ऑक्टेट पूरा कर लेगा। लेकिन जरा सा आप ये बताओ कि आपने तो अभी जस्ट बताया है कि अभिक्रिया 2 यौगिकों के बीच भी हो सकती है, या फिर 1 तत्व या 1 यौगिक के बीच हो सकती है। तो यौगिक तो अपना स्टेबिलिटी नहीं ढूंढेगा, यौगिक तो अपना अष्टक पूरा नहीं करेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहीं पे आपको क्या समझना होता है, यहीं पे आपको रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि समझना होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन की क्रियाविधि समझेंगे। तो आइए हम लोग केमिकल रिएक्शन की क्रियाविधि को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि की। तो आप इस डेफिनेशन को अभी अपने माइंड में नहीं सेट करेंगे, पहले आप समझेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। एक्चुअली कहीं पे भी जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, वो पहले क्या होते हैं, तो अपने परमाणुओं में टूट जाते हैं, और फिर वही परमाणु क्या होते हैं, पुनर्संगठित होकर के जो नया पदार्थ होता है उसके अणु का निर्माण करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में अभिक्रिया हो रही है तो पहले आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड में परमाणु उपस्थित है कैल्शियम और ऑक्सीजन का, ये क्या हो जाएगा, पहले अपने परमाणु में टूट जाएगा। ठीक इसी तरह आपके वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं ये क्या होंगे, पहले अपने परमाणु में टूट जाएंगे, और अब ये क्या करेंगे, तो अपने वैलेंसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। तो आप सबों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 2 यौगिक के बीच में अभिक्रिया होती है तो वहां पे ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। एक्चुअली जो आपका यौगिक अभिक्रिया में भाग ले रहा होता है, पहले क्या होता है, तो पहले गुरुजी वो यौगिक अपने अवयवी परमाणु में टूट जाता है, और फिर यही परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर के क्या बना लेता है, तो जो हमारा नया पदार्थ होता है उसका अणु बना लेता है। और इसी चीज को मैंने यहां पे भी लिख दिया है ताकि आपको लिखने और समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। क्या लिखा है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पहले अपने परमाणु में टूट जाते हैं, फिर यही परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर नए पदार्थ का अणु बनाते हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। ठीक इसी तरह जब आप किसी दूसरे एलिमेंट की बात करते हो, जैसे कि आप बात करते हो कि सर Fe और H2SO4 एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बना लेता है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये FeSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि लोहा तो आपका परमाणु के रूप में है ही है, लेकिन ये जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें क्या है, तो हाइड्रोजन के भी परमाणु हैं, साथ ही साथ क्या है, सल्फर के भी परमाणु हैं, और साथ ही साथ क्या है, तो ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं। तो H2SO4 क्या होता है, पहले अपने अवयवी परमाणु में टूट जाता है, और फिर वो क्या होता है, अपने वैलेंसी के हिसाब से एडजस्ट करता है, और जो आपका नया पदार्थ FeSO4 होता है उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका निर्माण करता है। और यही प्रक्रिया आपका सारे केमिकल रिएक्शन में होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन की क्रियाविधि कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है।
उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ पाए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो दो तत्व के बीच हो सकती है, या फिर दो यौगिक के बीच हो सकती है, या फिर एक तत्व या एक यौगिक के बीच हो सकती है। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए होती है, तो दो यौगिकों के बीच में कैसे ऑक्टेट पूरा होता है। अब आप सीधे शब्दों में क्या कहेंगे कि जहां भी दो यौगिक के बीच में अभिक्रिया हो रहा होगा, यौगिक पहले अपने अवयवी परमाणु में टूट रहा होगा और वही परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर के नए पदार्थ का अणु का निर्माण कर देता होगा। अब आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन के लक्षण क्या सब होते हैं, ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन के लक्षण की। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह आपको बुखार आता है तो उसका लक्षण आपको पहले से ही महसूस होना शुरू हो जाता है, आपके पूरे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि वहां पे रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आप कहेंगे ये लक्षण कौन कौन सब हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पहला लक्षण आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो पहला लक्षण आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण आपको क्या देखने को मिल सकता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंज इन कलर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज इन कलर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग कैसे समझेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन होता है उसका कलर कैसा होता है, बैगनी होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन होता है इसका रंग कैसा होता है, तो गुरुजी इसका रंग बैगनी होता है। ध्यान में रखिएगा कि जब इस पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी कलर के विलयन में क्या करते हो कि आप नींबू का रस डालते हो। क्या डालते हो, नींबू का रस डालते हो, तो इसका जो बैगनी रंग है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, तो सर गायब होने लगता है और ये क्या हो जाता है, तो रंगहीन हो जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब आपने इसमें नींबू का रस नहीं डाला था तब इसका कलर कैसा था, बैगनी था, लेकिन जैसे ही आपने नींबू का रस डाला इसका कलर कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। मतलब क्यों, इसीलिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन है उसमें आपने जैसे ही नींबू का रस डाला तो नींबू के रस में आपका क्या रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल रहता है। वो साइट्रिक अम्ल क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जाकर के अभिक्रिया कर लिया, जिसके वजह से इसका क्या चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, यानी कि रंग परिवर्तन हो गया। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कहीं पे भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ऐसा संभव है कि वहां पे क्या आपको देखने को मिले कि रंग में परिवर्तन देखने को मिले, यानी कि कलर में चेंजेस देखने को मिले। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूसरा परिवर्तन आपको देखने को क्या मिल सकता है, दूसरा परिवर्तन आपको अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में चेंज इन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको हम लोग कैसे फील करेंगे, तो भाई मेरे बड़ा ही सरल सा चीज है। दिवाली में आप सभी मोमबत्ती जलाते हैं या घरेलू कार्यों में जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती आपका क्या होता है, तो गुरुजी ठोस अवस्था में होता है। जैसे ही आप जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो सर पिघल जाता है। तो जब आपका मोमबत्ती पिघल जाता है तो पहले आपका क्या था, ठोस, पिघला तो क्या बन गया, द्रव, यानी कि यहाँ पे आपका जो सॉलिड सब्सटेंसेज है वो किस में बदल जा रहा है, तो गुरुजी लिक्विड सब्सटेंसेज में बदल जा रहा है, यानी कि पदार्थ की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी अवस्था परिवर्तन का एग्जाम्पल हम लोग मोमबत्ती का जलना बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप कहेंगे कि चलो इस दोनों को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बताओ कि अगला चेंजेस हमको क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगला चेंजेस आपको ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको हम कैसे समझेंगे, तो भाई मेरे अभी जस्ट आप सभी ने देखा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पे क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। भाई मेरे जब आप चूना पे पानी डालते हो तो क्या देखते हो कि सर बहुत ज्यादा वो जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है या जिस बर्तन में हम चूना में पानी डाल रहे होते हैं वो बर्तन गर्म हो जाता है। यानी कि जैसे ही आप चूना पे पानी डालते हो तो अभिक्रिया होने के उपरांत आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो गुरुजी हीट भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो पहले जब आपने चूना पे पानी नहीं डाला था तब आपका चूना क्या था,
ठंडा था, जैसे ही पानी डाला ये क्या हो गया, तो सर गर्म होना शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ताप में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप सभी कहेंगे। तब तो सर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी यहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन का उदाहरण दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बगैर सनलाइट के नहीं हो सकती है। तो जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, यानी कि सनलाइट के रूप में उसको हीट एनर्जी नहीं मिलेगा, तब तक आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी हमको टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो ऐसा संभव है कि वहां पे हमको क्या देखने को मिले, ताप में परिवर्तन देखने को मिले। आप कहेंगे चलो सर इसको भी हमने समझ लिया। अगला लक्षण ध्यान में रखिएगा कि ऐसा संभव है कि वहां पे क्या हो रहा होगा, तो गैस का उत्सर्जन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, गैस का उत्सर्जन हो रहा होगा, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये केमिकल रिएक्शन का लक्षण है, यानी कि सिम्टम्स है। आप कहेंगे इसको कैसे समझेंगे, तो अभी जस्ट आपने बात करा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत आपको कौन सी गैस मिलती है, आप कहते हैं ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो भाई ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको आप क्या कहते हो, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया, उसके बाद आपको ना ऑक्सीजन मिल रही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो संभव है कि वहां पे गैस का उत्सर्जन भी हो, यानी कि उस अभिक्रिया के उपरांत गैस भी बन रहा होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहां भी गैस निकल रहा होगा वहां पे क्या हो रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा। आप कहेंगे सर इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई मेरे। आप सभी कहते हो कि गुरुजी जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब कौन सा गैस निकलता है, तो आप कहते हैं हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो भाई मेरे धातु को आप अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में प्रोसेस हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। साथ ही आप ये भी कहते हैं कि गुरुजी जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब वहां पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब क्या कि धातु के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वो अम्ल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा संभव है कि क्या हो, वहां पे गैस का उत्सर्जन हो रहा होगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगला लक्षण आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो अगला लक्षण आपको अवक्षेप का बनना दिखाई पड़ सकता है। अवक्षेप का बनना दिखाई पड़ सकता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट कहते हैं। लीजिए हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये अवक्षेप क्या है, तो भाई मेरे ये कुछ नहीं है। ये क्या है आपका, तो दही जैसा सफेद पदार्थ। क्या है, दही जैसा सफेद पदार्थ है। दही आप सभी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहने की कोई बात नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या छोड़ते हैं, दही जैसा सफेद अवक्षेप छोड़ते हैं। तो जहां कहीं भी आपको दही जैसा सफेद अवक्षेप दिखाई पड़े तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यहां भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप कहेंगे कैसे समझेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब आप AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसको सर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब आपका ये क्या बना लेता है, तो AgCl बना लेता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड बनता है यही क्या होता है, आपका दही जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इस पांचों लक्षण में से हमको कोई ना कोई एक दिख जाएगा, और अगर कोई एक भी दिखेगा तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या सब होते हैं। तो पहला होता है रंग में परिवर्तन, दूसरा होता है अवस्था में परिवर्तन, तीसरा होता है ताप में परिवर्तन, चौथा होता है गैस का उत्सर्जन, और पांचवा होता है आपका अवक्षेप का बनना। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप द लॉजिकल साइंस से जुड़े हुए हैं तो मैंने पीछे के सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाया है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ध्यान में रखिएगा कि रिएक्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा इक्वेशन पे ध्यान देना होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गुरुजी जब ZnCuSO4 के साथ यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? आप कहते हैं कि गुरुजी ये ZnSO4 और साथ ही साथ कॉपर को अलग कर देता है, यानी कि जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। और अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है और आपका कॉपर क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। बड़े ही सरल शब्दों में ध्यान में रखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहलाएंगे। और अभिक्रिया होने के बाद आपका जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा यानी कि प्रोडक्ट कहलाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। और जबकि आपका जो जिंक सल्फेट और कॉपर है ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये अभिक्रिया के बाद बना है इसीलिए ये क्या हो जाएगा? तो प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। तो सरल शब्दों में आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो चीज रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनेगा वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे प्रोडक्ट कहलाएगा। तो बस आपको यही चीज ध्यान में रखना है। आप कहेंगे कि सर अब तो हम रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन जरा सा ये बताओ कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा चीज ये भी है और मैंने इस पे आपको एक पूरा वीडियो दिया भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको ये भी बताया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहरहाल अभी के लिए आप सभी क्या समझेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं और उस अभिक्रिया के उपरांत जो प्रतिफल बनता है उसका संक्षिप्त निरूपण है। आप कहेंगे सर हम कैसे समझेंगे? तो भाई मेरे आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या हो रहा है? आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में अभिक्रिया हो रहा है। क्या बन जा रहा है? आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? जिंक सल्फेट बन जा रहा है। और साथ ही साथ क्या अलग हो रहा है? आप कहेंगे कॉपर अलग हो रहा है। मेरे मित्र इस रिएक्शन को जिसको आपने सिंबल के रूप में लिखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं? इस शब्द समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं कि जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में जो अभिक्रिया हो रही थी उसको हमने जिंक के सिंबल और कॉपर सल्फेट का जो सिंबल होता है उसके सहारे रिप्रेजेंट कर दिया और अब ये हमारा क्या हो गया? आप कहेंगे कि गुरुजी अब ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो सरल शब्दों में आप सबों को क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उस अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले पदार्थों को जब उसके संक्षिप्त नाम या फिर सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है तो सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आपको यहां पे ये ध्यान में रखना होगा कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला कौन सा होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा कौन सा होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। मेरे मित्र अगर आप रासायनिक समीकरण वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैं एज अ थ्रोली यहां पे बता रहा हूं, लेकिन वहां पे मैंने आपको यह भी बताया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी अभी के लिए क्या ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपको सरल शब्दों में ध्यान में रखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं।
आप सभी क्या कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होगी क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं होगी क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आप कहेंगे हम काउंट कैसे करेंगे? आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका अभिकारक कौन है? आप कहेंगे जिंक है सर और कॉपर सल्फेट है। और यहाँ पे प्रतिफल आपका तो जिंक है सर और जिंक सल्फेट है और क्या है? कॉपर है। तो आपको अगर यहाँ पे अभिकारक साइड के परमाणु को काउंट करना होगा तो आप कहेंगे जिंक का एक परमाणु है, कॉपर का एक परमाणु है, यहाँ पे सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो सर एक मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह से इधर भी जिंक का एक मॉलिक्यूल्स है, सल्फेट का एक मॉलिक्यूल्स है और कॉपर का कितना है? एक मॉलिक्यूल्स है। आप क्या कहेंगे कि सर एक नजर में ये जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है? तो सर इसके दोनों और परमाणु की संख्या समान है, ये हमारा क्या है? तो एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन जब आप असंतुलित रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी कि जब आपका Mg और O2 अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम के एक परमाणु है अभिकारक साइड में, ऑक्सीजन के दो परमाणु है अभिकारक साइड में। लेकिन जब आप प्रतिफल की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? एक। ऑक्सीजन के कितने हैं? आप कहेंगे एक। आप कहेंगे गुरुजी जब अभिकारक साइड परमाणु को जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएगा, जबकि प्रतिफल साइड जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होगी क्या कहलाएगा? आप कहेंगे संतुलित। जिसमें परमाणु की संख्या दोनों और समान नहीं होगी क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कि रासायनिक अभिक्रिया को जब संतुलित किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या हो सके? पालन हो सके। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? आप कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना हम अभिकारक देंगे उतना ही क्या बनेगा? हमारा प्रतिफल बनेगा। यानी कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा उसमें ना तो कोई लॉस होगा और ना ही कोई क्या होगा सर? गेन होगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाने के लिए करते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर अब तो हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जितनी भी बेसिक बातें थी उन सारे को समझ लिया, लेकिन अब ये बताओ कि हमारे एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज अब आपको करने में मजा तब आएगा जब आप इसके साथ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग इसके अगले सेशन में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करके जरूर जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग एक झलक बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। मेरे मित्र आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। ये जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं जब आप हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे केमिकल रिएक्शन से संबंधित आपके जो पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वो, तब आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि पहला जो आपको अभिक्रिया का प्रकार पढ़ना होता है उसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बड़ा ही सरल सा चीज है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल अणु का निर्माण करता है। आपका दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे वियोजन लिखा हुआ है, मतलब इसमें क्या हो रहा होगा कि कोई बड़ा सा अणु टूट करके छोटे छोटे अणु में तब्दील हो जा रहा हो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। साथ ही आपका जो अगला रिएक्शन होता है वो होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और फिर आपका दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो जो आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? विस्थापित कर देता है और उसका जगह खुद ले लेता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो यहाँ पे दो पदार्थों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके चलते आपका दो नया यौगिक बनता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा होता है अपघटन अभिक्रिया। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अपघटन अभिक्रिया भी 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है आपका उष्मा के सहायता से बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी के सहारे से किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और तीसरा होता है कि जो सनलाइट है उसके सहारे किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, ये सारा चीज आपका दूर हो जाएगा जब आप हमारे साथ यूथ साइंस का क्वेश्चन करेंगे। साथ ही आपका अगला रिएक्शन है उदासीन अभिक्रिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब आपका एसिड और बेस के बीच में अभिक्रिया होता है तब उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। और आपका नेक्स्ट होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि अभी जस्ट आपने हमारे साथ देखा भी है कि जब आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, सफेद दही जैसा पदार्थ बनता है, तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और आपका नेक्स्ट होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है। तो आपको अलग से ऑक्सीकरण अवकरण नहीं पढ़ना है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीकरण किस तरह से होता है और अवकरण किस तरह से होता है। मेरे मित्र, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का एक बेस हो जाता है। और इस पे अब आप चाहो तो बड़ा से बड़ा इमारत भी बना सकते हो। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का डिटेल सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में जो केमिकल रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से संबंधित हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे उसी वक्त आपका ये क्या होगा, टोटल जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं बायो को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करना और वो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।